अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फाइक महमूद और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की जंग। जी नाज़रीन, तो पाकिस्तान टीम आज वर्ल्ड कप में अपना चौथा मैच खेलेगी और पेपर पर अब तक की सबसे कमजोर टीम के खिलाफ मैच खेलने जा रही है। ग्रीन शर्ट्स ने भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को हराकर एक पाउंड सेमीफाइनल में ऑलरेडी रख लिया है और आज का मैच जीतकर पाकिस्तान यकीनी तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इसके अलावा इस वक्त जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान भी मैच जारी है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान सलमान बट। तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि शेल का वी पावर गैसोलाइन हाई ऑक्टेन फ्यूल, जिसे डिजाइन किया गया है आपकी गाड़ी की अनबीटेबल परफॉर्मेंस के लिए। शेल पेट्रोल प्रोटेक्ट करता है आपकी गाड़ी के इंजन को और बढ़ाता है इंजन की परफॉर्मेंस और पावर को। तो बात करेंगे आज के मैच के ऊपर और बहुत सारी बातें होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान सलमान बट साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पाकिस्तान मुसलसल माशाल्लाह से अपनी जीत का तसलसल बरकरार रखे हुए है और अब तो वो कहते हैं ना, जैसे जीतने की आदत सी हो गई है। तो पहले इंडिया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद अफगानिस्तान। आज का जो नामीबिया का मैच है, आपको लगता है कंपैरेटिवली इसको हम कह सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान मैच होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह के मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं उसको अगर कंपेयर करें तो नामीबिया की टीम तो बहुत एक एमेच्योर और ऑब्वियसली एक एसोसिएट मेंबर है जिसने क्वालिफाई किया। सो रिलेटिवली ऑन ईजी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग अ बिग टूर्नामेंट। लेकिन ये जो आज का पिच है, अगर यही पिच है जिस पे मैच होना है, क्योंकि अबू धाबी में ही मैच है एंड मोस्टली एक ही पिच इस्तेमाल होती है दोनों मैचेस के लिए, जब एक दिन में दो मैच एक स्टेडियम में हो, तो यहाँ पर ठीक ठाक मूवमेंट है। और साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स ने जो हशर किया है बांग्लादेश का 81, 84 पे सारे आउट, और इनके फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ 11 ओवर्स और 2 गेंदें कराई हैं, जिसमें 39 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं बांग्लादेश के। सो यू कैन वेल इमेजिन कि इस पिच पे कितनी सपोर्ट है फास्ट बॉलिंग के लिए, और उनका भी एक आउट कर लिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने। सो आई थिंक ट्रम्पलमैन ने 4 आउट किए हैं पिछले मैच में, डेविड वीजे भी काफ़ी कैपेबल है। सो पाकिस्तान विल हैव टू बी अ बिट केयरफुल अगर इसी तरह मूवमेंट कैरी ऑन करती है अगले मैच में। डेविड वीजे की जिस तरह आपने बात की, तो मतलब डेब्यू उन्होंने किया साउथ अफ्रीका से, फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर कलंदर्स में भी खेला, हमारे जो ये अपनी सुपर लीग PSL के अंदर भी वो लाहौर कलंदर्स से। आपको लगता है उनके पास एज होगा कि वो पहले से पाकिस्तानी बैट्समैन को या बॉलर्स को ऑलरेडी जानते हैं, उनकी क्या साइकी है? डेफिनेटली आई थिंक एक एक्सपीरियंस तो है ना, 5 साल से वो 6 साल से PSL का हिस्सा है लाहौर कलंदर्स का। ही नोज एवरी बैटर जो पाकिस्तान के सर्किट में क्रिकेट खेलता है, स्पेशली ये वाली टीम तो सारी की सारी PSL में अपेयर होती है। सो ही नोज़ के इनको कब कहाँ किस तरह बॉलिंग करनी है, इनके स्कोरिंग जोन्स क्या हैं वो बताएंगे भी। बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तानी बैटर्स का भी है। ये भी डेविड वीजे को खेले हैं, इन्हें भी पता है क्या पेस है, क्या ट्रिक्स हैं, वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं, करीब आते हैं। सो बोथ पार्टीज दे नो ईच अदर। तो बात तो वही आ जाती है एंड में, ऑन द डे जो एग्जीक्यूट बेहतर करेगा, जिसका आज का प्लान दूसरे पे भारी पड़ेगा, उसने बाजी ले जानी है। एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड बी इजी, पाकिस्तान को इतना मसला होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह, उम्मीद भी यही करते हैं। तो नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना चौथा मैच आज नामीबिया के खिलाफ खेलने जा रही है और टीम में 1 से 2 तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। अभी शोर नहीं है, अभी सिर्फ इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि नामीबिया की टीम को हल्का नहीं लेंगे। कौमी ऑलराउंडर शुएब मलिक ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुसलसल फतुहात के बाद टीम का मुराल बुलंद है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चौथा मुकाबला शाहीन अबू धाबी में नामीबिया का सामना करेंगे। कौमी ऑलराउंडर शुएब मलिक ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि मुसलसल फतुहात के बाद टीम का मोराल बुलंद है, आइंदा भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। ऑलराउंडर ने अफगानिस्तान के खिलाफ नाकिस बॉलिंग करने वाले हसन अली की हिमायत करते हुए कहा कि वो फाइटर हैं, कमबैक करेंगे। पूरी सपोर्ट है हसन अली को, ना कि सिर्फ मुझसे बल्कि सारे जो उसके टीममेट्स हैं, मैनेजमेंट है, कैप्टन है, सब उसको उठा रहे हैं। और देखें, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये कि 1-2 मैचेस में अगर एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा तो मतलब हम सब उसकी बात करना शुरू कर दें या उसके पीछे पड़ जाएं। वी हैव सीन हिम विनिंग गेम्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट में अभी तक तीनों मैचेस में कामयाब रही। नामीबिया के खिलाफ फतह सेमीफाइनल का टिकट दिलवा देगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शुएब मलिक ने क्या कहा। हसन अली की बात करें अगर सलमान बट साहब, तो बताइएगा, आपको लगता है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन इस वक्त पाकिस्तान टीम का बना हुआ है, जो तसलसल बरकरार किया हुआ जीतने का, जिस कॉम्बिनेशन के साथ, उसको बरकरार रखना चाहिए या फिर हसन अली को रिप्लेस कर लेना चाहिए? मतलब वसीम जूनियर भी बैठे हुए हैं, शाहनवाज धानी भी हैं,
डू यू थिंक कि ये होना चाहिए इस मैच में या फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ? देखिए, इसमें दो किस्म के माइंडसेट्स हैं। एक तो होता है कि प्लेयर को लेसर टीम के खिलाफ आप रिदम में आने दें, उसे कॉन्फिडेंस गेन करने दें ताकि वो बड़े मैच से पहले तैयार हो। दूसरा माइंडसेट इसमें ये होता है कि एक आध मैच रेस्ट करा के वो जो भी उनका प्रॉब्लम आ रहा है उस पर नेट्स में काम करें एंड फर्दर मैच में वो वापस आ जाएं। नाउ इट डिपेंड्स कि कप्तान और उसकी क्या आपस में बात हुई है, दोनों क्या फील कर रहे हैं। अगर तो स्कीम ऑफ थिंग्स में हसन ही है फॉर द सेमीफाइनल और हफीज़ ही हैं, तो फिर इन्हीं को देखेंगे आप खेलते हुए, यही जाएंगे फिर आगे। और अगर कहीं ना कहीं कैप्टन को है कि यार नहीं वो बेहतर दूसरा बंदा कर सकता है, तो हो सकता है कि वो चेंज भी कर दे। लेकिन एज़ फार एज जो बाबर को मैंने लास्ट सुना है टेलीविज़न पे, अब आज कुछ और खबरें टीवी पे चल रही हैं, लेकिन जो मैंने उसको खुद सुना है वो तो ये कह रहा था कि हम अपने इन मैच विनर्स को कॉन्फिडेंस देंगे, इनको बैक करेंगे, एंड दिस मीन्स कि वो इन्हीं के साथ जाएगा। इन्हीं के साथ। बट होगा क्या, ये जब मैच शुरू होगा तो हमें पता लगेगा, बिकॉज काफ़ी दफ़ा काफ़ी कुछ कहा जाता है एंड देन इट चेंजेस। तो द मोमेंट मैच स्टार्ट होता है तभी पता चलेगा कि किस प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं। तो द सेम गोज फॉर प्रोफेसर हफीज एज वेल, मतलब उनको भी चाहिए रिप्लेसमेंट है। देखिए, उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए। लास्ट 1 साल हो गया तकरीबन, ही हैजंट परफॉर्म्ड। जिस तरह की उनसे उम्मीदें हैं, जितने वो मैच विनर हैं, जितना एक्सपीरियंस रखते हैं, 1 साल पहले की अगर 1 साल से पहले जो 8-10 महीने की परफॉर्मेंस है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। वो दुनिया के टॉप ऑलराउंडर में आ गए थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, विकेट्स भी ले रहे थे। अभी भी बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आई उनकी पिछले काफ़ी टूर्स से। और इसी होप में वो पाकिस्तान टीम के साथ है कि क्योंकि एक्सपीरियंसड हैं, कहीं ना कहीं एक बड़े मैच में ये अपना किरदार अदा करेंगे, जैसे शोएब मलिक ने ऑलरेडी 2 मैचों में टीम को स्टेबल किया है। सो बड़ा इवेंट है, डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूबल होता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ लाइक अदर पाकिस्तानीज़ के हफीज़ जो है वो फॉर्म में आएंगे, क्योंकि ये 3D प्लेयर हैं, 3 डायमेंशनल। यू कैन फील्ड वेल, अच्छे कैचर हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, नया बॉल कर सकते हैं दायरे में, और बैटिंग में भी ही हैज़ वन मैनी गेम्स फॉर पाकिस्तान, बहुत सारे उनके मैन ऑफ द मैच हैं। तो ऐसे में आप ऐसी परफॉर्मेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते ऑल ऑफ अ सडन। तो आई थिंक पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी अनदर गेम के होता क्या है। जी बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं कि आज वो विनिंग 11 ही ग्राउंड में उतरें जो पाकिस्तान को कामयाबी दिला सकें। यहाँ पर अज़ान मगरिब का टाइम हो रहा है, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे आज के मैच के ऊपर, अभी आज जो इस वक्त मैच जारी है, अगर थोड़ी सी उसके ऊपर बात की जाए तो भट्ट साहब, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त मैच जारी है और बांग्लादेश ने सिर्फ 85 रन का टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसके साथ पाकिस्तान वार्म अप मैचेस में हार गया था। तो अभी भी 29 पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए साउथ अफ्रीका के, लेकिन बज़ाहिर ही ऐसे लग रहा है कि शायद ये मैच बआसानी साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में कोई खतरा हो सकता है? देखिए, साउथ अफ्रीका की जो टीम है एक बड़ी वेल बैलेंस टीम है, जिसके पास 2 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हैं। शमसी में एक बड़ा बेहतरीन स्पिनर है, महाराज टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, सो इज़ नॉट अ बैड स्पिनर, उसको बड़ी एक्यूरेसी है उसकी विकेट टू विकेट बॉलिंग में। फिर उसके अलावा जो इनकी बैटिंग है उसमें भी डेप्थ है। मिलर भी मैच विनर है, डिकॉक भी मैच विनर है, मार्करम बहुत अच्छा खेलते हैं, वेंडर डूसन ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया इसी अटैक के खिलाफ, उसी वार्म अप मैच में जिसकी आपने जिक्र किया अभी। सो आई थिंक के क्रेडेंशियल्स तो हैं उनके कि वो मुसीबत डाल सके, और पाकिस्तान को नहीं किसी भी टीम को डालने की अहलियत रखते हैं। एंड आई एम प्रेइंग कि ये मैच अगर आए तो अबू धाबी में ना आए, बिकॉज यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है। तो हमारे भी अच्छे हैं फास्ट बॉलर्स, लेकिन आई थिंक कि बैटिंग में हमें इश्यूज हो सकते हैं जिस तरह की उनकी फास्ट बॉलर्स को एज मिलता है वहां पर, तो हमारे पास भी पेसर शाहीन अफरीदी इज डूइंग गुड, ठीक है ना। बाकी भी ऑब्वियसली अगर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो सकती है। बट जस्ट इन केस हम लोग खेल रहे हैं, हमारी बैटिंग डोमिनेट करती है स्लो एंड स्टेडी पिचेस के ऊपर, वो पेस एंड बाउंस से यूज्ड टू हैं अपने मुल्क में। सो पेस एंड बाउंस जहां होगा, लेट्स से इफ वी आर काउंटरिंग द सेम बॉलिंग, तो उन्हें थोड़ा सा एज है बिकॉज वो उस पे पले बढ़े हैं, वो विकेटों पे वो एनवायरनमेंट से यूज्ड टू हैं। पाकिस्तान के लिए जहां पे पेस एंड बाउंस ज़्यादा है वहां पे थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो दुबई में निकल आए तो क्या मसला है हमारे लिए। मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाला था कि व्हाट डू यू प्रेफर फॉर पाकिस्तानी टीम के फाइनल के अंदर पाकिस्तान को सबसे कौन सा अच्छा ग्राउंड हो सकता है, अबू धाबी, दुबई या शारजाह? वेल आई थिंक दुबई जो है वो पाकिस्तान के लिए आइडियल रहेगा। दुबई एंड सेकंड वुड बी शारजाह, द थर्ड वुड बी अबू धाबी। सही। तो अच्छा, थोड़ी सी टॉस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब पाकिस्तान पहले तो 2 टॉस जीत गया, उसने कर लिया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में भी टॉस तो हार गया लेकिन मिली ही पहले। अभी आज वाले मैच के अंदर पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? पहले बैटिंग करनी है, पहले बॉलिंग, या फिर अगर हम पहले बैटिंग करते हुए जीतते आ रहे हैं तो फिर हमें इस दफ़ा थोड़ा
और भी ट्राई कर लें। दिलेरी वाला डिसीजन तो यही होगा कि अगर आप 5 टॉस जीतें तो आप टारगेट डिफेंड करें, टारगेट सेट करें और फिर बाद में उसको डिफेंड करें, ताकि आप एडवर्स सिचुएशन की तैयारी करें। ये हो सकता है आपके साथ नॉकआउट गेम में अपने आप को सरप्राइज करने से बेटर है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सरप्राइज। तो अगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आज टॉस जीते तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। अफगानिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है। ये वाहिद टीम है जिसको पूरे टूर्नामेंट में टॉस से मसला नहीं है, क्योंकि जो कोई जीतता है तो वो बॉलिंग करता है, ये जीतते हैं तो ये बैटिंग करते हैं, तो इनकी बैटिंग ही आनी है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान भी अब पाकिस्तान को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान शुड बी ब्रेव इनफ टू टेक दिस डिसीजन, ताकि ये पहले से आपकी तैयारी चलनी शुरू हो जाए। उस तरफ आपको, आपके बॉलर्स को, आपके फील्डर्स को अगर ड्यू में करने पड़ते हैं ओवर्स और फील्डिंग और कैचेस, तो ज़रा उसका आइडिया पहले से हो आपको। बिल्कुल भाई। अच्छा, जिस तरह से अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पेस की वजह से या फिर किसी और वजह से भी जो है वो साउथ अफ्रीका कैन मेक ट्रबल फॉर पाकिस्तानी टीम, और कौन सी टीम है जो वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को टफ टाइम दे सकती है? देखिए, एक तो इंग्लैंड की टीम है, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते भी रहे हैं रिसेंटली, और वाइट बॉल का पावर हाउस है उनकी, उनसे ज़्यादा बैटिंग डेप्थ किसी की भी नहीं है। वो 10वें नंबर पर आदिल रशीद आते हैं, उनकी 10 सेंचुरियाँ हैं काउंटी क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। कोई बैट्समैनों की नहीं होती, उनके लेग स्पिनर की हैं 10। तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना वो केपेबल बैटर्स हैं, और ऊपर से जो 5-7 पहले हैं वो तो आउटराइट मैच विनर्स हैं। उनमें से 1-2 लड़कों भी अगर वो सेट होते हैं, 50-50 करते हैं, तो वो उस रेट पे करेंगे जिस पे वो दूसरी टीम को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को कोई मेजर किसी टीम से ख़तरा नहीं है, सिर्फ पेस बैटरी जिसकी अच्छी हो वो डिफरेंट हो सकती है पाकिस्तान के लिए, एक डिफरेंट चैलेंज प्रेजेंट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सूरत में भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका की सूरत में भी हो सकता है। इनके अलावा और किसी टीम के पास कोई ऐसी पेस बैटरी नहीं है जो पाकिस्तान को तंग करे, क्योंकि इन कंडीशंस में आउटपुट जो बेस्ट आ रही है वो या तो 145 से ऊपर वाले फास्ट बॉलर्स की आ रही है, या जो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं उनकी आ रही है। बाकी जो बॉलर्स हैं वो किसी टीम के पास मिस्ट्री स्पिनर है नहीं, और मिस्ट्री स्पिनर्स ने कोई एक आध के अलावा बाकी किसी ने कोई ऐसा कमाल किया नहीं है यहाँ पे। सो आई थिंक पेस इज़ समथिंग विच विल प्रेजेंट अ चैलेंज टू पाकिस्तान टीम। अब डिपेंड करता है कि सामने कौन आता है। इंग्लैंड तो नंबर 1 हो रहा है वहाँ से, तो अगर पाकिस्तान यहाँ से नंबर 1 होता है तो प्रॉबली ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। तो मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस को आप किसी गिनती में नहीं लिख रहे? डिफेंडिंग चैंपियंस खुद नहीं अपने आप को कहीं लिख रहे, तो मैंने क्या लिखना है? देखें, वो तो मेरा ख्याल है अभी तक उन्हें पता ही नहीं चला कि T20 का वर्ल्ड कप है। या वो रोके जाते हैं या वो T10 समझ के मारे जाते हैं। सो उनके जो प्लान्स हैं और उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। वो लग ही नहीं रहे डिफेंडिंग चैंपियंस, बिकॉज द वे दे आर बैटिंग इज एज इफ कि वो पहली दफ़ा दुबई आए हैं, जबकि ये यहीं PSL खेलते हैं, यहीं ये IPL खेले हैं अभी रिसेंटली, और वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ टूर्स कर चुके हैं ये दुबई के अंदर। सो ये अकस्टम्ड होने चाहिए थे इनको, इससे पता होना चाहिए था कि यहाँ पे बैटिंग किस तरह से करनी है। इधर 1-2 प्लेयर्स ऐसे चाहिए हैं जो पूरी इनिंग खेले, लेकिन उनको बहुत जल्दी है सारों को। बिल्कुल। अच्छा, आज के मैच के अंदर ड्यू फैक्टर कितना रोल प्ले करेगा? क्योंकि पिछले मैचेस में हमने देखा कि जो है ना वो ड्यू फैक्टर को देखते हुए पहले बैटिंग या बॉलिंग, टॉस के बाद डिसीजन मेकिंग होती है ड्यू फैक्टर को देखते हुए। आज के मैच में ड्यू फैक्टर कितना रोल प्ले कर सकता है? देखिए, ड्यू अगर आए तो फिर खासी आती है यहाँ पर, लेकिन अगर विंड फैक्टर हो, हवा तेज़ चल रही हो तो फिर ड्यू नहीं भी आती, बादल हो तब भी ड्यू नहीं आती। तो अभी तक तो वहाँ पर हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे कोई विंड ऐसी है नहीं, हमने देखी नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर बादल भी नहीं है, सूरज अच्छा खासा निकला हुआ था, तो पॉसिबल है कि ड्यू आएगी। सो जो भी बॉलिंग बाद में करेगा उसको कोप अप करना पड़ेगा, उसकी मुश्किलात हो सकती हैं। 10 ओवर्स के बाद यूजुअली ड्यू आती है, फर्स्ट 10 ओवर्स के बाद जो टाइम होता है ना उस टाइम पर ड्यू आती है, और फिर वो बढ़ती जाती है स्लोली। उसमें आपके स्पिनर्स को प्रॉब्लम हो सकती है ग्रिप करने में बॉल को, आपके जो फील्डर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है वाइल दे आर थ्रोइंग, वाइल दे आर कैचिंग द बॉल। लेकिन ये किसी टीम के कंट्रोल में नहीं होता टॉस, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हो सकता है। वी विल बी एक्सट्रीमली लकी कि अगर हम इस टूर्नामेंट में कोई टॉस ही ना हारें, लेकिन आप इस चीज़ पर रिलाय नहीं कर सकते। तो अगर मतलब मिसाल के तौर पे हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आज के मैच में कितना उनको टारगेट सेट करके देना चाहिए आपके ख्याल में, जो कि फाइटिंग होगा, जो कि कैन बी अ विनिंग टारगेट? देखिए, पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है 150 भी बहुत है, क्योंकि इनको अफगानिस्तान ने 60 पे आउट किया है। बाकी टीमों ने भी, जो मेजर टीम्स हैं उनके खिलाफ कोई इतने रन्स नहीं किए। सो पाकिस्तान इज सपोज टू बी वन ऑफ द टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप्स, दुनिया की बेहतरीन पहली 2 बॉलिंग लाइनअप्स में से आती है, चाहे फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिनर्स हों। 8 बॉलर जिन्होंने टेस्ट मैच में भी बॉलिंग की हो, ऐसे दुनिया की किसी टीम में नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान की टीम में है।
मेरा ख्याल इमाद वसीम के अलावा बाकी सारे टेस्ट बॉलर्स हैं। सो और हारिस रऊफ का भी डेब्यू नहीं हुआ, बट ही इज़ एज गुड एज एनी बॉलर इन वाइट बॉल क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है इतनी डेप्थ है तो पाकिस्तान शुड बी कॉन्फिडेंट, और पाकिस्तान अगर अच्छी क्रिकेट खेलता है तो दे शुड बी स्कोरिंग 160 प्लस अगेंस्ट नमीबिया। 160 प्लस होना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। तो अगर हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं तो फिर उनको कितने पे रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए हमें? वो तो फिर उसको तो जितना कम से कम कर लें, कोशिश तो यही होगी कि बाकी अगर बाकी टीमों ने 100 नहीं करने दिया, अफगानिस्तान ने, दूसरों ने, तो हम भी ना करने दें। और उससे हमारा आज भी बांग्लादेश वाले 84 पे ऑल आउट हो गए हैं, वो भी उनका 85 का टारगेट। जी बिल्कुल, बांग्लादेश के जो हैं उनकी बहुत सारी जो है ना शॉर्ट कमिंग्स हैं अगेंस्ट क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, और ये गाहे बगाहे दुनिया में जब डिफरेंट जगहों पे जाते हैं नज़र आते हैं कि जहाँ पर तेज़ बॉलिंग है और इनकी बॉडी लाइन के ऊपर अटैक होता है तो ये फिर क्रम्बल करते हैं अंडर प्रेशर। और इनके जो वर्ल्ड कप में आने से पहले इन्होंने होम सीरीज़ 2 खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि डिसेंट पिचेस बनाते, अच्छी तैयारी करते। इन्होंने वो सीरीज़ जीतने के लिए टूटी फूटी विकेटें बनाई, उस पर 60 पे टीम आउट हो रही है, 70 पे वो जीत के ये बड़ा खुश थे कि जी हम जीत गए हैं। अब इधर आए हैं, थोड़ा सा पेस एंड बाउंस है और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो आई थिंक दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम कि आपने तैयारी क्या की थी, और आपको पता था कि आपके खिलाफ जब फुल स्ट्रेंथ पे टीमें आएंगी तो ना ये पिचें होंगी और ना आपके ये वाले मज़े होंगे घर वाले, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की कोई ख़ास। चले जी देखते हैं, क्योंकि बाबर आजम की वैसे तो काफ़ी तारीफें हो रही हैं और आईसीसी ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की तारीफों की वीडियो जारी कर दी है। श्रीलंकन कोच मिकी आर्थर ने कहा है कि जब भी बाबर आजम बैटिंग करते हैं वो ज़रूर देखते हैं। बाबर आजम ने कहा कि बचपन से ही उनका ख्वाब था कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बने। आइए इसी पर देखते हैं पैकेज। बाबर आजम ने अपनी शानदार कारकर्दगी से सबको अपना मद्दाह बना लिया। वनडे और T20 के नंबर 1 बल्लेबाज की तारीफों के सबने पुल बांध दिए। आईसीसी ने वीडियो जारी की जिसमें श्रीलंका के कोच मिकी आर्थर ने कहा कि जब भी बाबर आजम बैटिंग करते हैं वो ज़रूर देखते हैं। इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ने भी बाबर आजम को बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया। बाबर इज नंबर 1. He performed against spin. He performed against seam and bouncy conditions, spin condition, low condition. He performed everywhere. He's special for me in the world nowadays. The best player in the world. I've said that 4 years ago as well, when he was becoming a good player. बाबर आजम ने कहा कि बचपन से ही इनका ख्वाब था कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बने और इनका फोकस इसी पर है। जब छोटा था और यही मेरा ड्रीम था कि यार बेस्ट प्लेयर बनना है दुनिया में। नाम मेरा हर बंदा बैक करे, मुझे सपोर्ट करे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फोकस कर रहा हूँ और मज़ीद परफॉर्म और कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबर आजम ने यह भी कहा कि कप्तानी के वक्त वो यही कोशिश करते हैं कि कभी रिलैक्स ना हो और मैदान में जब भी उतरें हमेशा अपना 100% दें। तो नाज़रीन, यकीनन लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं बाबर आजम के साथ हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लोग तारीफ़ें भी कर रहे हैं। मिकी आर्थर ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे हमें इनके बारे में, किस तरह से ये सक्सेस स्टोरी बिल्ड हुई? देखिए, जैसे उसने कहा कि पैशन था उसका कि मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बैटर बनना है, और इसके लिए जो बाबर आजम जिस तरह प्रैक्टिस करते हैं, जितना वो शौक़ रखते हैं बैटिंग का, वो बेमिसाल है। बिकॉज़ मुझे पता है, मैं जब प्रैक्टिस पे जाता था NCA, तो ये वहाँ ट्रेनिंग के बाद पहले NCA में बैटिंग करते थे, फिर एक बंदा इन्होंने रखा हुआ था जो इन्हें स्टिक से आके थ्रो करता था, उसके साथ अलहदा खेलते थे। उसके बाद ये बंदा जाता था अपनी क्लब में LCCA में, वहाँ जाके बैटिंग करता था, और ऐसा लगता था कि जब तक सूरज नहीं ढलना ना इसने पैड नहीं उतारने। तो जब आप इतना कंसिस्टेंट हो अपने पैशन के साथ, इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन हो, और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जितना वक्त बैटिंग करता था आप इसको कभी गलत खेलते नहीं देखते थे, ये हमेशा करेक्ट प्रैक्टिस करता था, आउट नहीं होता था प्रैक्टिस में भी, और वही आदत वही चीज़ उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कैरी किया, क्योंकि ये हैबिट्स डेवलप होती हैं प्रैक्टिस के अंदर। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करें, क्वालिटी टाइम गुजारें, विकेट अपनी थ्रो ना करें, ऑल फॉल शॉटें ना मारें, तो वही चीज़ आपकी मैच में जाती है। और जो लोग कहते हैं कि यार हम नेट को एंजॉय कर रहे हैं, मैच में हम ऐसे नहीं खेलते, वो दे आर मिस्टेकन। वो बेसिकली गलत प्रैक्टिस करते हैं और फिर वही इनकन्सिस्टेंसी उनकी मैच में कैरी होती है। तो बाबर एक बहुत ज़बरदस्त रीसेंट एग्जांपल है यंगस्टर्स के लिए जो बैटिंग में अपना नाम दुनिया में पैदा करना चाहते हैं, कि जब आप प्रैक्टिस करें तो वक्त ना ज़ाया करें, उसमें आउट ना हो, उसमें वैसे खेलें जो आपका मैच का प्लान है, ताकि जो आपका रोल है, जो आपने आउटपुट देनी है, आप उसी चीज़ को बार बार कर करके उसमें डेवलपमेंट अपनी लेकर आएँ, प्रोग्रेस बढ़ाएं। लेकिन यूजुअली होता ये है कि कई बॉलर्स होंगे वो नेट में नो बॉल करे जाएंगे, जब उन्हें कोई रोकेगा तो मेरा मैच में नहीं होता, और मैच में जब होता है
फिर ज़्यादा मैच नहीं मिलते हैं उनको। इसी तरह बैटर्स भी जो हैं वो नेट में इधर उधर मारते हैं, मैच में फिर सिंगल लेनी मुश्किल हुई होती है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप करेक्ट प्रैक्टिस करें, और बाबर ने वो की है और इसीलिए आज वो माशाल्लाह वर्ल्ड नंबर 1 है और अभी भी ऐसे ही करता है। Hence proved the practice makes a man perfect. Exactly, the right practice. Right practice makes a man perfect. कई लोग घर यही बता के आते हैं मैं प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस पे जब वो आके जो करते हैं वो बेसिकली नुकसान कर रहे होते हैं। सही, वो एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। मिकी आर्थर के बारे में आप बता रहे थे कि क्या उनका रोल रहा, किस तरह से जो है वो सारा वो थोड़ा देखिए, बाबर जब से पाकिस्तान टीम में आया तो मिकी आर्थर ऑब्वियसली पाकिस्तान के कोच थे उस वक्त, तो मिकी ने इसको वो वाले नंबर्स पे खिलाई है क्रिकेट जहाँ पर एक प्लेयर बनता है। यू नो, बाबर विद हिज सॉर्ट ऑफ शॉट मेकिंग एंड विद हिज सॉर्ट ऑफ टेक्निक, पहले जब शुरू में नोबडी थॉट कि ये T20 में सक्सेस स्टोरी होगी। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, उन्होंने 2-3 मैच खिलाए एंड उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद दूसरी टीम में गए, वहाँ जब मिकी ने इसको ओपनिंग शुरू कराई तो ओपनिंग पे ये सेटल हुए, वहाँ पे इन्होंने रन शुरू किया और ऐसे लगा जैसे नई लाइफलाइन मिल गई है। बिकॉज जिस तरह के ये बैट्समैन है, ये रोल ही टॉप ऑफ द ऑर्डर बनता है T20 क्रिकेट के अंदर। तो वनडे में 1 डाउन, टेस्ट में चौथे पांचवें पे और T20 में ओपनर, ये तीनों डिफरेंट रोल्स हैं, तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। एंड मिकी वॉज द वन जिसको इसका क्रेडिट जाता है, जिसने इसकी वो रोल सेटिंग की, इसको बैक किया थ्रू हिज ग्रोइंग पीरियड, इसको बाहर नहीं होने दिया। बीच में टेस्ट में इनिशियली बाबर फेल होता रहा है, टेस्ट क्रिकेट में ही डिडंट फाइंड इट ईजी, लेकिन मिकी ने इसको बैक किया एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड इन हिज एबिलिटी। सो हर कोच कोई ना कोई एक चीज़ में यू नो उसका एक आउटपुट इनपुट होती है कि यार ये बंदा है कल को ये बनेगा बड़ा प्लेयर। सो इस समबडी जिसको मिकी ने बैक किया, इसको राइट नंबर्स दिए जो इसकी गेम के मुताबिक थे, और उसको भी इसका क्रेडिट जाता है राइटली सो। अब उसका प्रोडक्ट है तो क्यों नहीं देखेगा, वो तो हर दफा देखेगा इसको। ये कह सकते हैं कि मिकी आर्थर का बहुत अहम किरदार रहा इनको एक उससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले जब ये बहुत छोटा था, व्हेन आई वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, तो ये अंडर 19 का कैप्टन था पाकिस्तान का, तो मुदस्सर भाई इसको NCA में बुला के रोज़ाना बैटिंग कराते थे और अक्सर ये उधर ही बैटिंग कर रहा होता था। जब हम बैटिंग करके निकलना तो ये बहुत छोटा था, लेकिन शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे तब भी इसको अंदर भेजते थे बारी लेने, एंड ही यूज्ड टू प्ले हिम रियली वेल। ये अंडर 19 कुछ 16-17 साल की एज का होगा ये उस वक्त। तो मतलब 16-17 साल की एज के अंदर बाबर आजम वाज फेसिंग शोएब भाई इन द नेट्स। यस, शोएब भाई डेफिनेटली थोड़ा ऑब्वियसली इसको वो उस तरह तो नहीं करते थे, लेकिन ही वाज देयर, ही वाज बैटिंग परफेक्टली ऑलराइट। कि इतनी उम्र का बच्चा अगर इतने बड़े बॉलर को फेस कर रहा है नेट्स के अंदर, सो ही डेफिनेटली हैज़ दैट टैलेंट। और इसको पाकिस्तान के जितने भी लोगों ने इसके साथ काम किया है, इस ऐसे बच्चे को देखते ही पता चल जाता है कि यार ये इसमें है व्हाट इट टेक्स टू बी यू नो वन ऑफ द बेस्ट। तो इसने डिलीवर किया। ये पाकिस्तान के लिए खुशनसीबी है कि बड़े अरसे के बाद आपको एक ऐसा प्लेयर मिला है जो तकरीबन 10 में से 9.5 दफ़ा स्कोर करता है ये बंदा। तो यकीनन पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे सीखने को मिलती हैं। ऑब्वियसली हमने जैसे कि सोशल मीडिया पर भी देखा, जैसे लोग बताते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, उनके वालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा उनके इस सारे करियर के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं एक यंगस्टर के लिए कि जो है ना वो एक अच्छा सक्सेसफुल क्रिकेट प्लेयर बन सके? देखिए, ये जो पाकिस्तान में मोस्ट सक्सेस स्टोरीज ऐसे ही हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो किस स्पोर्ट्समैन, कोई शायद ही 1% होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई स्पोर्ट्समैन वो बना हो जिसके घर पहले से सब कुछ हो, जिसके माँ बाप बड़े वेल ऑफ हों और जो फिर भी शौकीन हो और धूपों में खेलने का और मेहनत करने का शौकीन हो। प्रॉबली एक इमरान भाई या उनकी फैमिली से माजिद भाई थे, 1-2 लोग और या चंद लोग होंगे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में। द रेस्ट ऑल हैव कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड जहाँ पर लोगों को इश्यूज़ थे। इवन मोस्ट ऑफ पीपल हैवंट बीन टू अ स्कूल, उनके पास लाइफ में इतनी ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन एक पैशन था, टैलेंट था जिसको उन्होंने कैरी किया, मेहनत की। कभी किसी को कोई उस्ताद अच्छा मिल गया, ऑब्वियसली माँ बाप की मेहनत होती है। वन ऑफ द पेरेंट्स इंक्लाइंड होता है कि यार नहीं, बच्चे मेरे को शौक है, मैंने इसको बैकअप करना है। पहले तो ये भी होता था ना कि बच्चे को ऑर्डर भी दिया जाता है हमारे माशरे में कि नहीं, तू डॉक्टर बनना है, तू इंजीनियर बनना है, तुमने ये करना है, भाई की दुकान है, तुमने उसके साथ जाना है। यू नो, बच्चों के लिए ऑप्शंस कम होती हैं, लेकिन सलूट है उन माँ बाप को जो रियलाइज़ करते हैं कि बच्चे को जहाँ उसका दिल करता है वहाँ पे एक्सेल करने दिया जाए, क्योंकि ये है भी ऐसा ही नेचुरली कि जहाँ इंसान एंजॉय करता है जिस काम को, उसमें उसका सक्सेसफुल होने का रेट और चांस ज़्यादा है। तो आई थिंक कि माँ बाप के लिए भी इसमें लेसन है कि अगर आप अपने बच्चों को बैक करते हैं उनकी पसंदीदा एक्टिविटीज़ में, तो चांसेस ये हैं कि वो आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता होगा जो कि यंगस्टर क्रिकेटर्स हैं जो अभी भी अपना नाम बनाना चाहते हैं।
आपने पाकिस्तानी टीम की कैप्टेंसी भी की है, आपको किन चैलेंजेस का सामना रहा? देखिए, मैं बड़ा लकी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बैक किया। मेरी अम्मी सख्ती करती थी कि पढ़ाई पहले करनी है, तो वो जो 12 से 3, साढ़े 3 का जो सेशन था ना, इवन गर्मियों की छुट्टियों में, वो मुझे किताबों के साथ बहुत बोर होना पड़ता था। लेकिन मैं बाद में उस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन ने मुझे बहुत जगह एज दिया क्रिकेट में, और ये मुझे वहाँ इसका फ़ायदा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट टू गुड स्कूल, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको वाले बैरियर्स नहीं आते जो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को आते हैं, जो कि उनकी चॉइस नहीं होती। ये कोई उनकी कमी नहीं है, ये उनकी एनवायरनमेंट या हालात ऐसे होते हैं। सो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस मामले में मेरे लिए आसानी थी। लेकिन यह है कि आई ऑल्सो हैड माई टाइम। मैंने भी बसों में भी ट्रैवल किया है, बाइक के पीछे भी दोस्तों के साथ बैठ के गए हैं। कुछ दोस्त बड़े मेहरबान थे, वो मुझे घर से ले जाते थे खिलाने। और आई वॉज़ वेरी फैट। जब मैंने क्रिकेट शुरू की, मैं मोटा था, मैंने अपने आप को कम किया, अपनी डाइट की। हर बंदे की कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको वो ओवरकम करता है। ये जो मंजिल है मुल्क को रिप्रेजेंट करना और उसके लिए अच्छा खेलना और कैरी ऑन करना, इस जगह पर रुकना आकर, ये आसान नहीं है। Whoever has done it has worked really hard behind the scenes, जो लोगों को नज़र नहीं आता। एंड आई थिंक के बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं दुनिया में क्रिकेटर्स की, और इंस्पिरेशन होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन को। आप देख लें, अगर आप देखें, इसके अलावा भी पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार्स हैं जो शायद उन शहरों से आए हैं जिधर प्रॉपर नेट भी नहीं लगा होता, लेकिन वो बहुत बड़े स्टार्स बने हैं दुनिया के। मिट्टी वाली पिचेस के ऊपर भी खेल एग्जैक्टली। आप टेप बॉल गलियों से, ये हारिस रऊफ जो है लाहौर कलंदर्स की ये स्टोरी है ना जी, वो जो उन्होंने गुजरांवाले में ट्रायल दिए, तो ट्रायल भी किसी के कहने पे दिए, तो वो टेप बॉल ही खेलते थे। हमारे क्लब में एजाज चीमा खेलता था, वो भी पाकिस्तान के लिए खेला, एशिया कप जिताया, लास्ट ओवर में 9 रन डिफेंड किए उसने, तो वो भी टेप बॉल पहले खेलता था। तो बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि वो घर से कोई और काम करने निकले थे, somebody brought them here and then they realized कि इसमें तो कुछ अनयूजुअल टैलेंट है, कोई गॉड गिवन एबिलिटी है, then people worked। मुदस्सर भाई ने किसी को देख लिया, किसी को आकिब भाई ने देख लिया, किसी को इमरान खान ने देखा, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को। सो पीपल विद एन आई, वो देख लेते हैं कौन से बंदे हैं, इनको लाओ यहाँ पर, स्ट्रीमलाइन करो और इनको आगे पुश करो। सो हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, वी डोंट हैव अ चैनलाइज सिस्टम। कोई आज आपको पूछे ना कि प्लेयर कैसे बनना है, तो 2 मिनट के लिए बंदा ब्लैंक हो जाता है कि अब जवाब इसको क्या दें, क्या बताएं, कि कौन सी जगह जाएगा, यहाँ से परफॉर्म करेगा, आगे जाएगा वहाँ से, क्योंकि स्ट्रक्चर तो है कोई नहीं। वही मैं अभी स्कूल्स का टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान में, उसमें कॉलेज के लड़के खेल रहे थे, अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, हम सब उस इकदाम की तारीफ करते हैं कि सेंट्रल पंजाब ने आके एटलीस्ट एक टूर्नामेंट शुरू कराया, लेकिन वो जो एक आदत पड़ी हुई है ना हमारे यहाँ लोगों को कि कोई काम सीधा चलने नहीं देना। अब पीसीबी ने तो नहीं कहा था कि आप ऐसा करो, लेकिन ऐसा हुआ है। बहुत बड़े लड़के स्कूल से खेले हैं, क्योंकि स्कूल भी तो कुछ ऐसे हैं ना कि अब गवर्नमेंट के 6 स्कूलों की आप एक टीम बनाएंगे, तो गवर्नमेंट के स्कूलों में तो आपको पता है कि जिसको मर्जी सर्टिफिकेट बना लो, जिसका जो मर्जी कर लो। तो जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे उनके साथ खेलते थे, तो वो आगे कहते थे कि ये तो बहुत ही बड़े लड़के हैं जिनसे हमारा मैच हो रहा है। तो ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन होपफुली आगे जाके स्ट्रीमलाइन होंगी चीज़ें। लेकिन स्ट्रक्चर अभी बिल्ड होना है कि बच्चे को पता चले 1 2 3 4 स्टेप्स क्या हैं। हम मोस्टली रिलाई करते हैं नेचुरल एबिलिटी पे, और फिर होप करते हैं कि अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए जो उंगली पकड़े और जिगजैग रास्तों से ले जाके आपको सही दरवाजे छोड़ा है। आपका तो खैर वो सीन है ना, आपने तो माशाल्लाह से काफ़ी कुछ देखा, फिर आपने कप्तानी भी की, यू हैव बीन देयर डन दैट। तो आपको क्या लगता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि ताकि जो एक कम से कम, जैसे आपने कहा कि कोई पूछता है कि कैसे अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर पाथ एंड प्लान। देखिए, पहले तो ये था कि यू प्लेड गुड क्लब क्रिकेट। क्लब क्रिकेट में ना स्काउटिंग कर रहे होते थे लोग, आके बैठे होते थे मैच देखने। कोई नेशनल बैंक का बैठा है, कोई वापडा का बैठा है, कोई यू डोंट इवन नो कि वो लोग कौन है, वो बैठे होंगे। सडनली आपने कोई 2-3 मैचों में आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज देखी, तो आपसे बंदा आके मिलेगा और वो कहेगा कि जी मैं फलां बैंक से हो, ये अगर हम आपको तनख्वाह दे तो आप हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अंडर 17 में पाकिस्तान का कैप्टन था। मैंने कराची में फाइनल में 70 रन की इनिंग खेली, तो इकबाल कासिम साहब नेशनल बैंक के थे। इकबाल कासिम साहब ने मुझे वहाँ पर बैंक के लिए ऑफ़र कर दी। अब मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, अंडर 17 का कैप्टन था, तो मुझे स्कूल में नेशनल बैंक ने उस वक्त 5000 पर मंथ पे रख लिया। ये बात है 90s की। उस वक्त 5000 वाज अ गुड मनी, मतलब आप कहते हैं चलो जी मेरी पॉकेट मनी तो हो गई, नाउ आई एम रिलैक्स। ठीक है, एक बच्चे के लिए, स्कूल के बच्चे के लिए बहुत अच्छे पैसे थे। एंड देन इट स्टार्टेड टू ग्रो। अब जब आपको कोई ना कोई जब जॉब या कोई काम, व्हेन यू बिकम प्रोफेशनल, तो एक तो आपका बोझ आप शेयर कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से। उसके बाद होता ही है कि जो क्लब क्रिकेट आपकी आबाद थी, वो इसलिए थी
कि जितने आपके प्रोफेशनल्स थे वो पेड थे डिपार्टमेंट से, सीज़न खेलते थे डिपार्टमेंट के लिए और अपने रीजन के लिए, लेकिन क्लब क्रिकेट सारा साल प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उनके घरों में वो तनख्वाह जाती थी। अब क्योंकि वो सिस्टम नहीं है, वो बंद करके पीसीबी ने सिर्फ 6 टीमें बना ली, टोटल 180 लड़कों का कॉन्ट्रैक्ट है। वो बाकियों के लिए हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। क्लब क्रिकेट में देयर इज़ नोबडी पेइंग एनीवन। क्लब क्रिकेट में अब कौन लोग हैं? माँ बाप ने बच्चा दाखिल कराया अकेडमी में, वो पैसे उसके दिए, उसका यूनिफॉर्म भी बेचा अकेडमी ने, अब वो अकेडमीज वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन द मोमेंट कमर्शियल हो गया वो जो बच्चा 18 साल से जब ऊपर जाता है, आपको पता है हमारे माशरे में जो बच्चा 18-19 साल का होता है, पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि अब ये कुछ घर लेकर आएगा, कुछ जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा घर के अंदर। डिपार्टमेंट्स आर गॉन, पीसीबी नोज ओनली 180 प्लेयर्स, उसके नीचे आप किसी को कुछ दे नहीं रहे। तो वो जो 18 साल से 23, 24, 25, 26, 27 भी हो सकते हैं पाकिस्तान टीम तक का सफ़र, कहीं उसी सफ़र में ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो 7 से 8 साल का सफ़र है, उसमें कौन लड़के को खिलाएगा क्रिकेट, कौन उसका साथ देगा, कौन उसकी लुक आफ्टर करेगा। अब तो महंगाई ज़्यादा है, चीज़ें महंगी हैं, इलाज महंगे हैं, जिसके माँ बाप को कोई एक आधी कोई खुदा न खास्ता आजकल तो शुगर दिल का मरीज ये आम है। खैर अभी थोड़ा सा मौका तो मिल गया, थोड़ी सी कमर्शियल तो हम पहले से तो बेहतरी आ गई, अब पीएसएल भी आ गई, या फिर भी खैर बोलिए जी पीएसएल आपके मैक्सिमम 50 लड़के खेलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो जब मैंने टॉक अबाउट डिपार्टमेंट्स, तो एक एक डिपार्टमेंट के 60-60, 70-70 एम्प्लॉयज़ थे, तो जो आपने बंद किए हैं। सो ये बात नहीं है कि अब बेहतरी आ गई है। जो आज पीसीबी तनख्वाह दे रहा है, 4 साल पहले इससे ज़्यादा तनख्वाहें थी लोगों की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट द एनवायरनमेंट के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्वेस्टमेंट की जगह है, इसकी आउटपुट आपको मिलती है इंटरनेशनल में जाके। सो यू बेसिकली टुक ऑल योर स्पॉन्सर्स ऑफ एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू वंस, के नए बंदे चाहिए, और नए मिल नहीं रहे, और अगर मिल रहे हैं तो वो उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई इंडिविजुअल स्टेट बैंक को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी पैसे वाला हो। सो दिस इज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री भी जो है क्रिकेट में, उनके प्लेयर्स भी डिपार्टमेंट्स में हैं, ठीक है। और अगर हम वेलफेयर स्टेट की बातें करें तो उधर तो हर बंदे की एजुकेशन, इलाज फ्री है, उसको वीकली अलाउंस मिलता है। सो यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद ऑस्ट्रेलिया। सो रियलिटी टच जो है ना, उसको करना, उसको रियलाइज करना ज़रूरी है। अपना एनवायरनमेंट नहीं देखा, अपनी थिंकिंग को भी रियलिटी के करीब रखना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। आपने भी जो है ना वो 100 प्लस किया था, 102 और 109 रन मेरे ख्याल से बनाए थे। इंडिया के खिलाफ आपने सेंचुरी स्कोर की थी, उस इनिंग्स के बारे में आपसे मजीद जानेंगे। नाज़रीन, गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। विल हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द T20 वर्ल्ड कप जीत की जंग ट्रांसमिशन। आपको बताएं कि ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि तमाम तर खिलाड़ियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। कप्तान बाबर आजम की बात कर रहे थे, भारतीय कप्तान विराट कोहली भी इस टाइम काफ़ी मुश्किलात में घिरे हुए हैं और ख़राब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी भी जो है वो इंतहा पसंद भारतीयों ने विराट कोहली की अहलिया और अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका पर डाल दी है। विराट कोहली ने मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी की हिमायत की थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये सारे इल्जामात लगाए गए हैं। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली और इनका खानदान एक बार फिर इंतहा पसंद भारतीयों के निशाने पर आ गया। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की खराब परफॉर्मेंस के बाद अनुष्का शर्मा और इनकी बेटी पर गालम गलोच शुरू हो गई। ट्विटर पर भारतीयों ने विराट कोहली की बेटी वामिका के बारे में नाजेबा जबान इस्तेमाल की, जिस पर पूरी दुनिया में भारतीय सारिफीन को तनकीद का निशाना बनाया गया। इससे पहले जब विराट कोहली ने मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी की हिमायत की थी तो इस पर भी इंतहा पसंद भारतीयों को कोहली की बातें पसंद नहीं आई। तो जाने भारतीय सारिफीन ने अपना जुर्म छुपाने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया, लेकिन भारतीय न्यूज एजेंसी ने इनके इल्जाम को गलत करार दिया और ट्वीट में बताया कि कोहली के खानदान को धमकियां देने वाले ट्वीट भारत से ही हुए थे। तो क्योंकि ये भारत है नाजरीन, तो इसलिए उनको इस किस्म की मुश्किलात का सामना है, हर किस्म को अपनी नौइयत की मुश्किलात का सामना है। तो यकीनन देखना ये होगा कि हमारी टीम को किन मुश्किलात का सामना है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर शर्ट के नंबर्स के बारे में बात की जा रही थी। शाहीन आफरीदी के बारे में वीडियो थी। सो ही वाज सेइंग कि मेरा जो शाहिद आफरीदी के पास जो शर्ट होती थी उसके पीछे नंबर 10 लिखा होता था। तो मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी पीसीबी को कि मुझे 10 नंबर शर्ट मिले। तो अब वो कह रहे थे उस वीडियो में कि मुझे 10 नंबर शर्ट मिल गई, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। क्या राज होता है इस नंबर में, इस शर्ट के पीछे, ये क्या सीन? देखिए, हर एक का अपना रीज़न हो सकता है। ऑब्वियसली वो शाहिद भाई का फ़ैन होगा और शाहिद भाई से इंस्पिरेशन लेता होगा, और उसकी सेलिब्रेशन भी अगर आप देखें तो इट इज़ लाइक यस शाहिद अफरीदी।
वो कहता मैंने सिर्फ केस ऐड कर दी है उसके अंदर, समथिंग ही एडेड। तो ठीक है, अच्छी बात है। एज अ सीनियर क्रिकेटर शाहिद भाई भी खुश होंगे, somebody is following him like so closely कि वो उसका नंबर चाहते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट रीजंस होते हैं। अब जैसे फ़खर ने कहा कि मेरा जो नंबर है वो मैं नेवी में जब गया था तो मेरा रूम का नंबर ये था, तो वो उसकी शर्ट का वो नंबर है। इसी तरह कुछ प्लेयर होते हैं वो गाड़ी का नंबर अपना वो शर्ट का नंबर रखवाया होता है, ऐसा भी हुआ। ठीक है, तो मैं अंडर 19 में था एंड बल्कि अंडर 17 में पहली दफ़ा जब शर्ट मिली कलर वाली, तो उस पर नंबर 1 लिखा था कैप पे और उस पर, तो करियर के आखिर तक जो है ना नंबर 1 ही मिलता रहा हर जगह पर। तो ये एट टाइम्स इट इज़ डिफरेंट। और जब मेरे से पहली दफ़ा पूछा गया तो मैंने 00 लिया था नंबर। ओके, रीस्टार्ट तो इसमें आपके पास चॉइस होती है, कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी कभार नहीं पूछते। तो प्लेयर से अगर पूछ ले तो वो बता देता है, वरना एट टाइम्स दे डोंट इवन आस्क। अच्छा, कोई स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि इस हिसाब से नंबरिंग होगी या मतलब रैंडमली दे आर जस्ट गिविंग आउट नंबर? आई रियली डोंट नो, क्योंकि जब पूछा तो उन्होंने कुछ मतलब जो भी आप बता दें, अगर आप कोई ऐसा बता दें कि यार ये पहले उसका है कोई और बता दें आप, ऐसा भी होता है एट टाइम्स। लेकिन एक दफ़ा नंबर जो मिल जाए मोस्टली वो फिर उसी प्लेयर के साथ रहता है, अनलेस कोई बहुत डिज़ायर हो किसी को चेंज करने का। तो मुझे तो कोई इसमें स्पेशल रीज़न नज़र नहीं आता था, और बस ये था मुझे कि 3 अवॉइड करना है, बाकी जो मर्जी दे दें। क्यों 3 क्यों अवॉइड? 3 शैतान होते हैं ना। तो आप 3 नंबर ही लेना चाहते थे। आज का मैच अभी जो चल रहा है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान 84 रन बनाए और 85 का टारगेट दिया। इस वक्त 11.4 ओवर्स हो चुके हैं और 67 पे 3 आउट हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप, लग रहा है आपको साउथ अफ्रीका जीत जाएगा? देखिए, रह गए बाकी अराउंड 18-19 रन्स और 3 खिलाड़ी आउट हैं, और बुआमा जो हैं साउथ अफ्रीकन कैप्टन काफ़ी डिसेंट नॉक खेल रहे हैं वो, उनके साथ वेंडर डूसन है, ये भी अच्छी फॉर्म में है, पाकिस्तान के खिलाफ 100 भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिस मैच में। सो आई थिंक, लेकिन आज पिच में कुछ है, बिकॉज पेसर्स ने काफ़ी तंग किया है सारे बैटर्स को। बांग्लादेश के पास तो इतनी कोई ख़ास पेस नहीं है, लेकिन तस्कीन अच्छी स्पीड पे बॉल करते हैं, 140 टच करते हैं, तो ही बोल्ड वेल। और नज़र आ रहा था कि थोड़ी सी मूवमेंट है, प्लेयर्स को थोड़ा इशू हो रहा है। तो अगर तो यही पिच है जो कि मोस्ट लाइकली यही है, तो पाकिस्तान को थोड़ा केयरफुल होना है अर्ली ऑन फर्स्ट 5-6 ओवर्स जब भी इनकी बैटिंग आती है, एंड देन फिर आप लॉन्च कर सकते हैं। और साउथ अफ्रीका का जी क्लेम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है टुवर्ड्स द सेमीफाइनल, बिकॉज अगर ये इसी तरह खेलते हैं, एक मैच और जीते हैं, तो हु नोज के ये और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी क्लोज फाइट होगी सेकंड नंबर पे फिनिश करने के लिए। पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर इन दोनों में से कोई एक आएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। पाकिस्तान नंबर 1 है तो नंबर 2 से खेलेगा, उधर से इंग्लैंड नंबर 1 है, वो इधर से हो सकता है अफगानिस्तान से खेले, हो सकता है न्यूजीलैंड से खेले। इंडिया का भी हालात थोड़े मुश्किल लगते हैं, बिकॉज वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज़ वेरी फार फेच्ड। अगर मगर की जंग चल रही है, बहुत ज़्यादा लंबी जंग है वो। जी। तो अभी जैसे आपने कहा कि ये इसके ऊपर मैच चल रहा है, इस पिच के ऊपर, जिसके ऊपर अभी से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने भी मैच खेलना, कितना डिफरेंस हो सकता है एक स्ट्रैटेजी के अंदर एक नई पिच पे खेलने के एज कम्पेयर टू पिच जो कि ऑलरेडी अभी अंडर यूज है? देखिए, सेम डे पे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इट बेसिकली स्टेज द सेम। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ा ड्राई होता है, थोड़ी मूवमेंट कम हो सकती है, बट जितना ये ग्रीन लग रहा है पिच देखने में, तो ऐसे पिच में अगर मूवमेंट है तो वो फिर थोड़ी देर रहती है, वो इतनी जल्दी शुरू में स्पिनर्स कैसा रहेगा? स्पिनर्स को इतना स्पिन नहीं हमने देखा। बांग्लादेश के स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कोई इतना बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं देखा, ज़्यादा बॉल स्किट ही कर रहा है। सो लेट्स सी, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी स्पिनर जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं तो वो एक्सट्रैक्ट कर ले, अगर कोई लेग स्पिनर है तो उसको टर्न मिल जाए, तो ये तो देख के पता चलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के जो स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं ये फिंगर स्पिनर्स हैं, इनको वैसे भी बहुत ज़्यादा टर्न नहीं मिलता। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो आज का मैच है इसके अंदर ये जो इतना नुकसान उठा रही बांग्लादेश की टीम, शकीबुल हसन के ना खेलने की वजह से कोई नुकसान हुआ है? वो अभी गए हैं, जो पहले मैच खेलने उसमें भी कोई फ़र्क नहीं था, मैच तो हार ही रही थी इनकी टीम। आई गेस के जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी जो प्रेपरेशन थी वो ऐसे ही था बिल्कुल, कि सुबह पेपर केमिस्ट्री का और आप रात को जो है ना मैथ पढ़ते रहें, कोई और सब्जेक्ट पढ़ते रहें। इट डज़ नॉट रिलेट। आप पेपर में वो सवाल ही नहीं आए जिनकी आप तैयारी करके आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं आगे वो सवाल ही नहीं आना आपसे। तो इसका या तो इन्हें डेट शीट नहीं पता थी, ये तो नहीं हो सकता। ये तो पता था वर्ल्ड कप है, फलां दिन हमारा मैच है, वहाँ पर IPL भी हो रही है, वहाँ पे कैसी पिचेज़ हैं, कौन से बॉलर कामयाब हो रहे हैं, आप कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं अपने मुल्क में जस्ट बिफोर कमिंग टू द वर्ल्ड कप। सो दे हैव नो एक्सक्यूज़ बेसिकली, सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। और आउटपुट जो इतनी पुअर नहीं होनी चाहिए थी। इनका क्रिकेट बोर्ड इन्हें बहुत बैक करता है, इन पे बहुत पैसा स्पेंड करता है, बट इनका जो रिस्पॉन्स होता है टाइम्स वो बिल्कुल जो है ना एक इतनी अच्छी क्रिकेटिंग नेशन का ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, उस दिन आप लोग आपके साथ ही डिस्कशन भी हो रही थी, जैसे कहा जाता है कि ये टॉस एक बहुत अहम किरदार अदा करता है एक मैच के जो है वो स्टार्ट के अंदर, कि आपको एक अच्छा पोर्शन मिल जाता है, एक फेवर मिल जाती है टॉस जीतने से। आज के मैच के अंदर आपको लगता है कि टॉस जो है वो क्या कहते हैं एक अहम रोल किरदार अदा करेगा, या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या गेम प्लान बनाना चाहिए पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल या फाइनल में हेल्प कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि नामीबिया के ख़िलाफ़ टॉस आपको फ़र्क डालना चाहिए। अगर नामीबिया के ख़िलाफ़ भी टॉस आपको फ़र्क डाल रहा है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद अस रादर दैन द पिच, या कोई दूसरी टीम कुछ स्पेशल कर दे। अगर हम बहुत ही पुअरली खेलेंगे तो मसाइल होंगे, वरना टॉस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम एक तो वैसे ही एबिलिटी में ज़्यादा है, एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, फिर फॉर्म में है। जो सबसे क्रूशल चीज़ होती है फॉर्म में होना। तो आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंशाल्लाह अगर कोई अल्लाह की तरफ से कोई बुरा दिन ना हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होने लगा। उम्मीद यही करते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी टीम और बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम, दुनिया भर में जहां पर भी बसने वाले पाकिस्तानी यकीनन दुआगो हैं कि आज का मैच भी पाकिस्तान उसी तरह बल्कि उससे भी अच्छी तरह से जीते, और सिर्फ यही मैच नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी पाकिस्तान लेकर आएंगे। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए GNN।